हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यही पढ़ रहे थे ना? क्या पढ़ रहे थे? गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उसके अंदर थोड़ा सा बच गया था अपना। अपन ने क्या पढ़े थे? 2 टॉपिक पढ़े थे ना? कौन कौन से? एक तो संपाती होते हैं, एक संपाती नहीं होते हैं, यही पढ़ा था। अब इसके बाद अपन निकालेंगे वैसे ही जैसे अपन ने और जड़त्व निर्देश तंत्रों के अंदर वेलोसिटी निकाली थी, एक्सेलरेशन निकाला था, फोर्स निकाला था, वैसे ही अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या निकालेंगे? वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालेंगे, वो फोर्स की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, आज अपन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की निकालते हैं या फिर बात करते हैं। आ जाओ। तो वेग रूपांतरण समीकरण क्या है टॉपिक अपना, पर ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपना किसके अंदर होगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही है। ठीक है, तो ये क्या है अपना, देखो, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हाँ जी, जैसे कि अपन जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई अपन? वी नो दैट आर वेक्टर डैश इक्वल क्या होता है? आर वेक्टर माइनस वी टी होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, ये जो टी है ये शायद मैंने कहीं कहीं इसके नीचे लगा रखा है, तो ये इसके नीचे नहीं है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। ध्यान रख लेना, जहाँ पे भी मैंने लगा रखा, बाई मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। ये जो टी है मैंने इसके नीचे लगा रखा है, वी के नीचे, तो ये वी के नीचे नहीं है, ये वी के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, सही कर लेना आपने जहाँ पे भी लिखा हो तो। हाँ जाओ जी, अब अपन क्या करेंगे? आप लोगों को भी पता है, अपन पीछे जब पढ़ के आए थे, जैसे कि झुके हुए तंत्रों में रूपांतरण समीकरण पढ़ा था, या फिर 2-3 टॉपिक पढ़े थे, तो उनके अंदर अपन ने वेलोसिटी निकाली थी, पोजीशन वेक्टर से निकाली थी कि नहीं निकाली थी। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे? किससे निकालेंगे? इसकी वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे। और निकालेंगे कब? जो वेलोसिटी निकालते हैं वो पोजीशन वेक्टर से निकलती है, और जो एक्सेलरेशन निकालते हैं वो वेलोसिटी से निकलती है, और जो फोर्स निकालते हैं वो एक्सेलरेशन से निकलता है। आगे की चीज़ पीछे की चीज़ों से निकलने लग जाती है। ठीक है, कब? जब उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तब। ओके, अब अपन इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं? इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तब अपने पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी? ये किसकी आ जाएगी? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो आ जाओ, क्या करोगी? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एट टाइम। ओके, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाओ जी, कर देते हैं अपन इसका अवकलन। देखो क्या आ जाएगा अपने पास? डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। क्लियर है? माइनस वी और क्या हो जाएगा? टी। क्लियर है यहाँ तक भाई? चलो, टी का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगी ये इक्वेशन? डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर। क्लियर है? आप लोगों को पता हो, पीछे अपन ने पढ़ा था, चूंकि डी आर वेक्टर डैश अपॉन डी टी को अपन ने क्या लिखा था? यहाँ पे वी वेक्टर डैश लिखा था ना? ऐसे ही अपन ने इसको क्या लिखा था? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी को क्या लिखा था? वी वेक्टर लिखा था। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अपने पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? वी वेक्टर डैश इक्वल वी माइनस वी। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, एक चीज़ और याद रखना भाई, ये कैपिटल में है और ये अपन किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, ये किस में है? स्मॉल में है, और ये किस में है? कैपिटल में। ये अपना क्या आ गई?
वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो फिर अब ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत वेग। हाँ, एक चीज और अपन ने यहाँ पे नहीं देखी, क्या नहीं देखी, आ जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो यहाँ पे वी वेक्टर डैश है, ये क्या है, एस तंत्र के सापेक्ष बिंदु P का वेग है। ये वी वेक्टर डैश जो है ये यहाँ पे क्या है, एस तंत्र के सापेक्ष वी वेक्टर, या फिर क्या है, एस डैश तंत्र के सापेक्ष पॉइंट P की क्या है, ये वेलोसिटी है। और ये वी वेक्टर क्या है, यहाँ पे तंत्र S के सापेक्ष पॉइंट P की वेलोसिटी है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन ने गैलीलियो रूपांतरण के अंदर एक चीज और पढ़ी थी, इनवेरिएंट, निश्चर है या निश्चर नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर है कि नहीं है, और माइनस में क्या है, वी है। तो ये क्या हो जाएगी जी, इनवेरिएंट राशि नहीं है। क्या है, नहीं बदलने वाली राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये चीज और ये चीज दोनों क्या आ रही है, इक्वल में सेम आ रही है। तो ये क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट राशि नहीं है। ये क्या है, इनवेरिएंट राशि है। ठीक है, सॉरी, इनवेरिएंट राशि नहीं है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत वेग जो होता है वो निश्चर राशि नहीं है, इनवेरिएंट राशि नहीं है। मतलब ये नहीं बदलने वाली राशि नहीं है, ये बदल सकती है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल में सेम है, इसलिए। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, तो आ जाओ। अब अपन निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल। चलो, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब मैंने क्या बताया था आपको, पोजीशन वेक्टर से अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन आती है। ठीक है, अब वेलोसिटी की इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालेंगे। कैसे? वही टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। क्या? वो ही टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो अपने को क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आ जाओ, तो फिर वी नो दैट व्हाट इज वी नो दैट, एलॉजी। इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर। इसका क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष में अवकलन कर दो, तो क्या आ जाएगा, डी वी वेक्टर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। इसका क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी टी। यहाँ तंत्र जो है वो एस डैश के वेग क्या हो जाएगा, यहाँ तंत्र एस डैश का वेग जो है वो वी वेक्टर नियत वेग है। क्या बोला मैंने, देखो अपन ने वहाँ पे एक डायग्राम बनाया होगा तो बोला होगा कि वहाँ पे वो जो वी है वो नियत वेग से गति कर रहा है। बोला था कि नहीं बोला था? इतनी देर तो अपने पास वेलोसिटी आई ही नहीं थी, तो अपन बोलेंगे कि अब वेलोसिटी अपने पास अब आई है, तो वो वाली चीज़ कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे कि तंत्र एस डैश का वेग, देख लेना डायग्राम में, यहाँ तंत्र एस डैश का वेग क्या है, नियत वेग है। एस डैश का नियत वेग है। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल 0 होगा। नियत है, अगला डायग्राम में बना रखा है, तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर 0 होगा तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल में आ जाएगी, 0 के इक्वल में आ जाएगी।
तो चलो जी फिर लिख दो। ये वाली टर्म क्या हो गई, कहाँ लिखा था, ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो बचा क्या, dv वेक्टर डैश अपॉन dt इक्वल dv वेक्टर अपॉन dt। अरे भाई नियत वेग से तो ये वाली टर्म ही तो गति कर रही है, इसी को तो 0 माना है, ये दोनों तो लिखेंगे यहाँ पे। तो चलो, चूंकि dv वेक्टर डैश अपॉन dt इक्वल क्या होता है, a वेक्टर डैश, और dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल क्या होता है, a वेक्टर। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो अपने पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये बता दो यहाँ पे ये इनवेरिएंट राशि है या नहीं है। अरे भाई देखो, सॉरी, यहाँ पे ये जो है निश्चय राशि नहीं है। ठीक है, नहीं बदलने वाली राशि नहीं है। ठीक है, पर देखो यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है, इसके इक्वल में v भी आ रखा है, माइनस में v भी आया हुआ है। ठीक है, पर ये देखो ये वाली वैल्यू है इक्वल में, तो ये क्या होगी, निश्चय राशि होगी। मतलब ये तो बदल सकती है, ये नहीं बदल सकती है। निश्चय राशि का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। देखो ये बदल सकती है, भाई मैंने अच्छे से देखा नहीं था, माइनस में v वेक्टर भी है, इसके वेलोसिटी भी है। ओके, तो ये क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन जो है गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वो निश्चय राशि नहीं है। क्लियर है। बात करते हैं त्वरण की। गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत त्वरण जो राशि होती है, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत ये जो त्वरण की इक्वेशन होती है, ये निश्चय राशि है, यही सेम आई है। ठीक है, तो गैलीलियो मात्रा में गलती हो गई, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत, या फिर ऐसे लिख दो, गैलीलियो के अंतर्गत त्वरण के अंतर्गत त्वरण निश्चय राशि है या फिर इनवेरिएंट है। एलोजी। ठीक है, ये अपना हो गया गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं आप लोगों के। कितने हैं, फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर आप लोगों के हैं। उसमें से अगर मैं बताऊं तो शायद या फिर शायद नहीं है, ये वाला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है। देखो जी, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी का, और वो क्वेश्चन आपके बहुत बार आ चुका है। हिसाब से बोलूँ तो यूँ मान लो 14 में आया है, 14 के बाद 16 में आया है, 16 के बाद आप लोगों के 17 में भी आया है। ठीक है, तो रेगुलर भी आया है और 1 या 2 साल से घूम के भी आया है। तो चलो जी, अब अपन बात करेंगे उस वाले क्वेश्चन की। ओ सॉरी, क्वेश्चन तो कहाँ, अभी तक तो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी निकाल ली है। आ जाओ जी, बात करते हैं थर्ड वाले की। क्या, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, भूल गए थे भाई, याद नहीं रहा। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलो जी, अब फोर्स वाली अपन क्या करेंगे, बिंदु P पर उपस्थित कण का द्रव्यमान क्या है, क्या मानेंगे अपन, बिंदु P पर कण का द्रव्यमान m है माना, या फिर ऐसे ही लिख दो, बिंदु P पर कण का द्रव्यमान m है। ओके, क्या है, m है। वी नो दैट, वही एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन निकाल दो, या फिर लिख दो क्या आई थी लास्ट में, ए वेक्टर डैश इक्वल
ए वेक्टर आई थी, तो ये जो मास अपन ने लिया है इसको एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। वेरी सिंपल है बच्चे। तो देखो एम ए वेक्टर डैश इक्वल एम ए वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे इसको, एफ वेक्टर डैश इक्वल एफ वेक्टर, ओके। ये क्या आ गई अपनी फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ओके। अब मुझे एक यह बात और बता दो, ये निश्चय राशि है या नहीं है। एक्सेलरेशन भी क्या थी, निश्चय राशि थी, और फोर्स भी क्या है, निश्चय राशि है। क्लियर है। अब अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, ओके। चलो अब अपन बात करेंगे एक क्वेश्चन की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो लिखते हैं अब उस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है अपना। देखो अब एक बात करते हैं अपन कि आप लोगों को जो ये मैंने जो ये पढ़ाया था गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो पहले क्या होता था कि आप लोगों के सिंपल क्वेश्चन दे देते थे लोग एग्जामिनर, तो आप लोगों को करने में दिक्कत नहीं आती थी। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर टीचर करवाते हैं, पर वो क्या करते हैं कि घुमा घुमा के दे देते हैं उसको, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन करना क्या, उसका आंसर लिखना क्या है, लिखना नहीं है, लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हुए, क्या, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हुए यह सिद्ध करो कि वेग निश्चय राशि नहीं है परंतु त्वरण क्या है, निश्चय राशि है। क्लियर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या आ सकता है गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन से कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हुए यह सिद्ध करो कि वेग निश्चय राशि नहीं है और त्वरण निश्चय राशि है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपके इस हिसाब से आ सकता है। देन सेकंड क्वेश्चन आपके आ सकता है गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो, क्या, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। आंसर इन दोनों के आंसर आपको कहाँ तक लिखना है, स्टार्टिंग से लेकर फोर्स एक्सेलरेशन जो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो अपन ने निकाली थी वहाँ तक आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर है यहाँ तक। या फिर ऐसे भी आ सकता है आपके, देखो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक कैसे कि गैलीलियो समीकरण ज्ञात करते हुए सिद्ध करो कि वेग निश्चय राशि नहीं है और त्वरण निश्चय राशि है। या फिर सेकंड क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के इस हिसाब से बन सकता है कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो जबकि एक तंत्र स्थिर वह दूसरा तंत्र नियत वेग से गतिशील है। देखो किस हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है थर्ड कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो जबकि एक तंत्र स्थिर है और एक तंत्र नियत वेग से गतिशील है। ये वाला क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकता है। क्लियर है। गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब इन 3 क्वेश्चन में से आप लोगों के कोई भी इस हिसाब से आ सकता है। क्लियर है। चलो आ जाओ अपन बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल तो क्या है, बोल आप उसको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो, पर उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ, फिर अपना फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो यदि एक स्थिर जड़त्व तंत्र के सापेक्ष, क्वेश्चन क्या है भाई आपका, यदि एक स्थिर जड़त्व तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से, स्थिर जड़त्व एक स्थिर
जड़त्व तंत्र के सापेक्ष कोई तंत्र गति करे तो सिद्ध करो, सापेक्ष कोई तंत्र गति करे तो सिद्ध करो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो कि वह भी जड़त्व तंत्र होगा। सिद्ध करो कि वह भी जड़त्व तंत्र होगा। ओके, आ जाओ, इसकी बात करते हैं अपन। बोल क्या रहा है, यदि एक स्थिर जड़त्व तंत्र के सापेक्ष कोई तंत्र गति करे तो सिद्ध करो कि वह भी जड़त्व तंत्र होगा। जड़त्व तंत्र कब होगा, जब इस वाले तंत्र का भी त्वरण 0 हो और उस वाले तंत्र का भी त्वरण क्या हो, 0 हो। आ जाओ जी, बात करते हैं अब अपन। देखो, अपन ने कोई दो जड़त्व तंत्र लेते हैं, एक ये ले लिया और एक ये वाला ले लिया। चलो, अब देखो अक्ष वाई जेड मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। इसको नाम दे दो एस और इसको दे दो एस डेस, ठीक है। और इसको ओरिजिन पॉइंट को दे दो ओ और इसके ओरिजिन पॉइंट को नाम दे दो ओ डेस। मैंने इसको यहाँ से यूं करके मिला दिया, ठीक है। इस वाली डिस्टेंस को नाम दे दो आप आर नॉट। क्लियर है। यहाँ समय t पर क्या, यहाँ समय t पर O व O डेस के मध्य की दूरी क्या है, r नॉट है, ठीक है। पर एक चीज याद भी रखना कि ये वाला जो तंत्र है ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किससे, नियत वेग से गति कर रहा है ये, ठीक है। तो r नॉट इक्वल क्या कर देंगे अपन, t समय पर नियत वेग से गति कर रहा है, तो ये क्या हो गया, vt हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, पीछे पढ़ के आए हो, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ s व s डेस के मूल बिंदु o व o डेस के सापेक्ष p का स्थिति सदिश लेंगे अपन। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट p ले लो, ठीक है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। स्थिति सदिश ये हो जाएगा r डैश और ये वाला हो जाएगा r वेक्टर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, LOG। क्लियर है। वही पीछे वाला डायग्राम है और सेम टू सेम वैसे ही चलेंगे अपन। देखो, हाँ, r वेक्टर की वैल्यू आप लोग जानते हो, क्या हो जाएगी, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये r वेक्टर डैश की वैल्यू भी आप लोग जानते हो, x डैश i कैप डैश प्लस y डैश j कैप डैश प्लस z डैश k कैप डैश। v की वैल्यू भी रखोगे भाई, v इक्वल क्या आ जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो और इसको इक्वेशन 3 दे दो। ओके जी। अब देखो, s के सापेक्ष बिंदु P का त्वरण क्या है, यहाँ पे 0 है। s के सापेक्ष बिंदु P का त्वरण क्या है, यहाँ पे a वेक्टर भी 0 है और a वेक्टर डैश भी 0 है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्थिर है। दोनों जो जड़त्व तंत्र है वो क्या है, स्थिर है। यस, एक बात मानो, ये जो एस डैश एस वाला जो तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या है, स्थिर है। अगर स्थिर होगा तो पॉइंट P के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। कौन सी कंडीशन में, जब ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस स्थिर रहेगा तब रहेगा क्या, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। कौन सी कंडीशन में, जब ये एस स्थिर है। क्लियर है यहाँ तक। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे त्वरण क्या है, 0 है। अब एक चीज देखो आप लोग, अगर ये 0 है, आप लोगों को भी पता है कि अपन पीछे त्वरण पढ़ के आए, तो त्वरण
का कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब जाके त्वरण आता है? 2 बार करते हैं तभी आता है ना, तभी आता है। जैसे कि डी स्क्वायर एक्स, क्या कर लेंगे, मान लो इसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं आर और आर वेक्टर डैश का, ठीक है। 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। देखो ध्यान से सुनो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलते, छोड़ देंगे नहीं होगा तो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर त्वरण कितना है, 0 है कि नहीं है। अब आप लोगों को पता था कि त्वरण कौन सी कंडीशन में आता है, पहले अपने पास पोजीशन वेक्टर आती है, पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब वेलोसिटी आई, एक बार डिफरेंशिएशन किया, अब उस वेलोसिटी का फिर से अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लिया अपन ने, पोजीशन वेक्टर से लेके एक्सेलरेशन तक 2 बार कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है, एस डेस को छोड़ दो, एस वाले में ही चलो। तो कहने का मतलब क्या है कि इस एस वाले के कितने कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट थे। वो अलग बात है कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो करो वरना मत करो, ओके। अगर अपन अक्स का टी के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाके अपने पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। जब अपन y का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। जब अपन z का t के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या आएगा, अपने पास एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस स्थिर है, इसलिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे P के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। और ये क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ही तो निकाल रहे हैं। एक्सेलरेशन इन तीनों के इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ये अपन ने कौन से का निकाला है, S का निकाला है कि S के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि ये जो कंडीशन यहाँ पे प्रूव की है ना, वो ही वाली S डेज के अंदर प्रूव करके दिखाओ कि उसके अंदर भी एक्सेलरेशन 0 होगा। यही अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो फिर उसी त्रिभुज में आ जाओ। हाँ, ओ डेस, त्रिभुज ओ डेस पी से या पी में, ठीक है। अरे सही कर लो भाई, ओ डेस इक्वल क्या आ जाएगा, ओ डेस पी प्लस ओ पी, ओके। अब वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओ डेस इक्वल कितना आ गया, वी टी लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ना है भाई। ओ डेस पी आर वेक्टर डैश माइनस आर वेक्टर, इसको इस साइड ले आओ तो अपने पास क्या बच जाएगा, आर वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका अपन वैसे ही 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो अब इन तीनों का वो ही वैल्यू रख देंगे जैसे अपन ने गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर प्रूव किया था। ये वाली इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिख दो और इसकी इक्वेशन 1 से, कहने का मतलब क्या, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का मान इस इक्वेशन के अंदर रखने पर, चलो रख दो तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश इक्वल, ये क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और टी क्या है, साथ साथ अपने चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। तो चलो वही कर देंगे, आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। आ जाओ तो फिर गुणांकों की तुलना करने पर
कर देते हैं। अब अपन इसकी तुलना देखो डायरेक्टली। तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस, सॉरी पीछे पढ़ चुके हो आप, देखो एक्स माइनस वी टी आ जाएगी, सॉरी वी एक्स टी होगा। वाई डैश इक्वल वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश इक्वल जेड माइनस वी जेड टी। इसको इक्वेशन दे दो 4, 5 और 6। क्लियर है यहाँ तक? अब इस इक्वेशन से आगे की जो डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।